गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, कक्षा 10 हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उन सभी का इस वीडियो में वेलकम। हम बात कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 में आपने काफी कुछ पढ़ लिया था, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण। अब हम टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी हम दर्पण से आगे चलते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ मैं आपको पहले कुछ नियम शेयर कर दूंगा कि नियम शेयर करने के बाद आपको बताता हूँ कि किस प्रकार ये जो इमेज है बनती है। तो यहाँ मैं आपका टॉपिक ले रहा हूँ गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए परावर्तन के नियम। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1। देखो, समांतर किरण। अभी समांतर किरण कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष से। जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी एक हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के समांतर किरण, एक हम पढ़ेंगे फोकस किरण, एक पढ़ेंगे अभिलंब किरण और एक पढ़ेंगे तिर्यक किरण। 4 किरणें हैं। तो पहला है अक्ष के समांतर। देखिए आप इसमें ये अवतल दर्पण है, और ये इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव वाला पॉइंट, ये वक्रता केंद्र और ये फोकस। ये नियम ये कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। जैसे देखो आप, ये किरण चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष और ये समांतर रेखा है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर आती है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरी? फोकस से। ये कहता है पहले, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, और यदि उत्तल दर्पण होगा तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। जैसे देखो, ये उत्तल है, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस। तो इसके समांतर ये मुख्य अक्ष है, ये समांतर किरण रही, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन क्या है? यहां तो किरणों को फैलाएगा आपका उत्तल दर्पण, किरणों को परावर्तन के बाद फैला देता है, लेकिन फैलाएगा ऐसे कि वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो। कहां से गुजरती हुई? फोकस से। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस से गुजरेगी, और उत्तल दर्पण है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। देखो पहला लिखो, पहला नियम है अक्ष के समांतर किरण। लिखो इसमें 2 लाइन। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के
समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण पर जाती है, दर्पण पर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। और यदि दर्पण उत्तल हो, और यदि उत्तल दर्पण हो तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती हुई, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अवतल दर्पण है तो फोकस से गुजरेगी, और उत्तल है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये दोनों चित्र बना, और फिर देखेंगे दूसरा, जिसका नाम है फोकस किरण। अब इसमें क्या होगा देखो, ये अवतल दर्पण, ये वक्र किरण, ये फोकस। अब किरण हमें फोकस से गुजारनी है, किरण कहां से ला रही है? इस फोकस से। दूसरी, जब किरण फोकस से गुजरे, इसको उल्टा कर दो, बदला के फोकस से ले जाओगे समांतर हो जाएगी। तो अब किरण मान लो हमने फोकस से गुजारी ये, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से दर्पण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये फोकस किरण है, फोकस पर जा रही है, और फोकस के पश्चात क्या हो गई? परावर्तन के पश्चात समांतर। ये तो अवतल दर्पण है। यदि दर्पण उत्तल हो, यदि दर्पण उत्तल हो तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, फोकस से गुजरनी पड़ेगी। कहां से? यदि कोई किरण फोकस से आ रही है, ठीक है, लेकिन कब? आप ये फोकस से आएगी और यहां से परावर्तन। तो जब भी प्रकाश की किरण फोकस से आ रही हो, फोकस, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखो किरण कहां से आ रही है, यानी ये प्रकाश का स्रोत यहां से किरण चली फोकस पर, तो ये फोकस परावर्तन के पश्चात यहीं से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें आप लिखोगे, लिखो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से चलकर, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से चलकर दर्पण पर आती है, दर्पण पर
परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसी देखो, ठीक है। यदि मान लो अब दर्पण उत्तल हो गया, तो जब प्रकाश की किरण फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा चित्र बनाइए दूसरा। तीसरी हम बात करेंगे अविलंब किरण की। ठीक है, ऊपर वाले साफ कर दो। तीसरा नियम देखो, तीसरा अभिलंब किरण। दर्पण हमें वो लेना है, पहले अवतल लेना है, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब इस मुख्य अक्ष पर ये वक्रता केंद्र C, ये फोकस है। अविलंब किरण ये कहती है कि जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर जाए, जब भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पर जाए तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग से निकल जाती है। कैसे देखो, ये किरण मान लो यहां से चली और ये मुख्य वक्रता केंद्र को काटती हुई निकली, तो जिस मार्ग से गई है टकराकर उस मार्ग से लौट जाएगी, यानी इसमें परावर्तन की घटना नहीं होगी। जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी उसमें परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, कितनी निकाल दो यहां से परावर्तन, जल्दी निकाल दो, नहीं होगा परावर्तन। यदि मान लो दर्पण उत्तल हो, ये मुख्य अक्ष, ये वक्रता केंद्र, अब मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे, यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरह वक्रता केंद्र पर आ रही है तो वो टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग पर चली जाएगी। कहने का मतलब परावर्तन अन्य दिशा में नहीं होगा, उसी मार्ग पर चली जाएगी। तो इसमें भी एक लाइन लिख दो। जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यदि हम कहें कि जैसे वक्रता केंद्र जो दर्पण का प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, वो दर्पण के प्रत्येक बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक तरह से अविलंब है। आपतन कोण, परावर्तन कोण की स्थिति में यह
रेखा एक तरह से शून्य होती है, इससे परावर्तन का कोण नहीं बनता। ठीक है, ये आप दोनों डायग्राम्स में बनाओगे। देन नंबर 4 हम पढ़ेंगे तिर्यक किरण। इसको साफ कर दो। तो हमने 3 नियम पढ़ लिए। चौथा है ऑब्लिक्यूरी या तिर्यक किरण। इसमें क्या होता है, अवतल उत्तल दोनों ही दर्पण से देख लीजिएगा। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव कोण, केंद्र C, फोकस है। तिर्यक किरण क्या कहती है कि जब भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाती हुई ध्रुव पर जाती है, ये कोण बना, इसका नाम है आपतन कोण और ये रेखा है तिर्यक। जितना कोण बनाती हुई ये किरण आपतित होती है, उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। तो तिर्यक किरण क्या कहती है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती हुई ध्रुव पर आती है, उतना कोण बनाती हुई निकल जाती है। यानी इस रेखा के द्वारा बनने वाला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब कोण I बराबर कोण R। ठीक है, यदि दर्पण उत्तल हो, तो देखिए आप, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये तिर्यक रेखा जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए बेटा, क्या लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती हुई ध्रुव पर आती है, उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और इस किरण को जब उत्तल दर्पण से गुजारते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ध्रुव पर आएगी। जितना I का मान होगा उतना ही R का मान बनाती हुए वो किरण परावर्तित हो जाती है। देखिए बेटा, अभी लाइट चले जाने से थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन लाइट के रहते हुए मैंने आपको समझा दिया था। आवाज तो आप मेरी सुनी रहे हो। आवाज को सुनकर के जो मैंने बोला उसको आप नोट डाउन करें, लिखें
और थोड़ा बहुत आपको दिख भी रहा होगा। तो इस तरह आप देख करके इस टॉपिक को कंप्लीट करें। आगे प्रतिबिंब निर्माण है, तो नियम तो आपने पढ़े लिए, इन नियमों को पढ़कर ही हम प्रतिबिंब निर्माण करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट ने इन नियमों को नहीं पढ़ा और वो प्रतिबिंब बनाने लगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सी किरण कहां से गुजर रही है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें कि किरण कौन सी कहां से कैसे गुजर रही है, और इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है। ठीक है, तो आप कौन से चित्र नहीं देख पा रहे या देख भी रहे होंगे, मेरी आवाज तो सुन ही रहे हैं। ठीक है, लाइट चली गई तो क्या कान आपके खुले हुए हैं और आप सुनते रहे। जैसे मैंने आपको ये चारों नियम बताए, इन चारों नियमों को ध्यान से पढ़कर समझकर और आप प्रतिबिंब निर्माण करें। अवतल दर्पण से हम 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे और उत्तल दर्पण से 2 प्रकार। अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य हो, और जब वस्तु फोकस पर हो, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो। विभिन्न स्थितियों में हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो बेटा ध्यान से इन नियमों को आप पढ़ लें, और पढ़ करके मैं कल के वीडियो में प्रतिबिंब आपको समझाऊंगा कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।